सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 11 अगस्त 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे गजा में जल्द शुरू होगा नया मिलिट्री ऑपरेशन, नेतन्याहू ने दी बड़ी धमकी। अरब लीग और यूएनएससी में इसराइल के खिलाफ तेज हुई आवाजें, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस भी हुए खिलाफ। फिलिस्तीन के हक में ऑस्ट्रेलिया ने लिया बड़ा फैसला, उधर जॉर्डन से फिर गजा पहुंचा दर्जनों ट्रक खाने का सामान। गजा सिटी पर इसराइल ने किया बड़ा हमला, अल जजीरा के मशहूर रिपोर्टर अनस अल शरीफ समेत कई मीडिया पर्सन्स का कत्ल, आईडीएफ ने दी हैरत अंगेज दलील। ईरान में फिर पैर पसारेगा आईएईए, चीफ ग्रॉसी के डिप्टी आज करेंगे तेहरान विजिट। और तुर्की में आया बड़ा ज़लज़ला, कई इमारतें ज़मींदोज़, बड़े नुकसान की खबर। ये थी कुछ हेडलाइंस, लेकिन खबरें इससे कहीं ज़्यादा होंगी और आज सारी लाइव होंगी। सबसे पहले आप हेडलाइन देख लीजिए। नेतन्याहू सेज न्यू गजा ऑफेंसिव विल स्टार्ट सून। नेतन्याहू ने धमकी दी है कि गजा पर नया हमला, नया मिशन, नया ऑपरेशन जल्द ही शुरू होने वाला है। तो अब तक क्या हो रहा है? ये नया ऑपरेशन और ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, इसीलिए इसका ऐलान पहले किया जा रहा है। अल अरेबिया की हेडलाइन है और उसने ये बात संडे को कही और उसने कहा कि ये मिशन, ये ऑपरेशन, ये ऑफेंसिव जल्द ही शुरू होने वाला है और अब हम गजा सिटी पर कब्जा करने की प्लानिंग नहीं कर रहे, बल्कि वहाँ के लोगों को हमास से आज़ाद करवाना चाहते हैं। ये बात बार बार कही जा रही है ताकि हमास और वहाँ के लोगों में थोड़ा सा डिवीज़न किया जा सके। लेकिन इसी बीच अरब लीग की एक मीटिंग होती है कल और ये खबर रात डेवलप हुई कि इसराइली प्लान टू रीऑक्युपाई गजा थ्रेटन्स रीजनल सिक्योरिटी। अरब लीग ने ये कहा है कि गजा को फिर से कब्जाने का जो प्लान है इसराइल का, वो सिर्फ गजा या फ़लस्तीन के लिए ही मुश्किलों का सबब या ख़तरा नहीं है, बल्कि ये पूरी रीजनल स्टेबिलिटी और रीजनल पीस के लिए एक बड़ा मसला है और बड़ा ख़तरा है। यानी पूरे मिडिल ईस्ट के लिए, उसकी सलामती के लिए, उसकी स्टेबिलिटी के लिए और उसके अमन के लिए इसराइल का ये प्लान या ये हमला या गज़ा को कब्जाना, सेंट्रल गज़ा को, ख़ास तौर से गज़ा सिटी को, ये जो है नॉर्थ में, ये एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। अरब लीग की मीटिंग ने ये सीधा सीधा कहा है कि ये ब्लैटेंट एक्ट ऑफ अग्रेशन जो है, ये पूरे अरब ममालिक की, पूरी अरब दुनिया के खिलाफ है। यानी अगर गज़ा को कब्जाने का प्लान इसराइल कर रहा है तो वो सिर्फ गज़ा के ख़िलाफ़ नहीं है, ये पूरी अरब दुनिया यानी अरब वर्ल्ड के ख़िलाफ़ है और हमें इसमें जल्द ही कुछ करना होगा। अब फ़िलहाल ये मजलिसों से, मीटिंग से निकल कर बाहर कुछ वाकई कर पाएंगे या ये सिर्फ बयानबाजी और शोशेबाजी चलती रहेगी, कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी इन्होंने एक मीटिंग की, उसके बाद ये बयान आया। इसे ब्लेटेंट एक्ट ऑफ अग्रेशन करार दिया गया है इसराइल के इस प्लान को। कल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की भी एक इमरजेंसी मीटिंग हुई थी। इसके बारे में हमने कल रात ही आपको सबसे पहले इत्तला दे दी थी, जो भी वहाँ पर मेनली पॉइंट्स निकल कर आए थे। फिर ये मीटिंग चलती रही और जब ये पूरी मीटिंग ख़त्म हो गई, इसके बाद जो खबर निकल कर आई उसमें ये पता चला कि 4 मजबूत ममालिक यूएनएससी से जुड़े हुए और ये परमानेंट मेंबर हैं, ये चारों, इन्होंने इसराइल के गज़ा ऑक्यूपेशन प्लान की मुखालफत की जमकर। वही नेतन्याहू का प्लान कि हम गज़ा सिटी को कब्जाएंगे, उस प्लान की इन सब ने मिलकर मजम्मत की है, मुखालफत की है, कहा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए वरना गड़बड़ हो जाएगी बहुत। और ये 4 परमानेंट मेंबर यूएनएससी के, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, जहाँ वीटो होता है, वो लोग कौन है? रशिया, चाइना, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, फ्रांस। 4 मुल्क, रशिया, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस, ये अपने आप में बड़ी हैसियत रखते हैं। इन सब ने उस फैसले की मजम्मत की जिसमें इसराइल और नेतन्याहू गज़ा सिटी के रास्ते पूरे गज़ा पट्टी को कब्जाने का प्लान बना रहे हैं। हाँ, इन चारों ने मजम्मत की, लेकिन अमेरिका ने बड़ी बेशर्मी के साथ इसराइल के इस प्लान को क्रिटिसाइज नहीं किया, बल्कि उसके साथ खड़ा रहा। अमेरिका किसी की ज़मीन कब्जाने के फैसले के साथ कैसे वो मुल्क खड़ा हो सकता है जो अपने आप को सबसे पुरानी डेमोक्रेसी कहता है, सबसे पुरानी, इंसानी हुकूक का अपने आप को पासदार बताता है,
ये कैसे हो सकता है? ये तो इंसानी हुकूक को कुचलने वाले फैसले हैं, ये तो हैवानों के फैसले हैं। खुलकर कहता हूँ, आज से मेरी ज़ुबान सख्त होने जा रही है। ये हैवानियत भरे फैसले हैं जिसमें अंदेशे जताए जा रहे हैं कि हज़ारों लोगों का कत्ल होगा और खून उनका बहेगा। इसके साथ सबसे पुरानी डेमोक्रेसी और अपने आप को इंसानियत का मसीहा बताने वाला अमेरिका कैसे खड़ा हो सकता है? ये बड़ी शर्म और लानत की बात है। सॉरी टू से, आज मेरा दिल हिला हुआ है क्योंकि वो खबर है आगे। अनस अल शरीफ अल जज़ीरा का रिपोर्टर, मैं हमेशा कहता था वो उसकी कभी खबर ना आए, वो आ गई। खैर, अभी रुकिए सर, द गार्जियन की खबर देख लीजिए 11 अगस्त की। ऑस्ट्रेलिया टू रिकॉग्नाइज अ पैलेस्टीनियन स्टेट एट द यूएन नेक्स्ट मंथ। आप में से बहुत से लोग इन एक्ट्स को कुछ नहीं मानेंगे। बीइंग अ जर्नलिस्ट, मैं इसे पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। ये कभी हो नहीं रहा था लेकिन हो रहा है, तो इसकी सिग्निफिकेंस है। ऑस्ट्रेलिया वो एक और नया मुल्क बन गया है जिसने ऐलान किया है कि वो अगले महीने यूनाइटेड नेशंस में जो जनरल असेंबली की मीटिंग होगी उसमें फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करने जा रहा है। ये बड़ी चीज़ें हैं सर, इनके प्रेशर का ही नतीजा है कि वो गज़ा सिटी पर कब्जा करने जा रहा है। ब्रिटेन, फ्रांस कह चुके, ऑस्ट्रेलिया कह रहे हैं। भले कुछ हो सर, ये नहीं हो रहा था पिछले 75 साल में कि यूरोप के बड़े मुमालिक और ऑस्ट्रेलिया, मजबूत मुल्क, ये फ़लस्तीन को तस्लीम करें। जब ये कर देते हैं तो इसकी धमक सुनाई देती है सर। लेबर प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज़ ने क्या कहा कि 2 स्टेट सॉल्यूशन वाज द बेस्ट होप टू ब्रिंग पीस, टू ब्रिंग एन एंड टू द कॉन्फ्लिक्ट, सफरिंग एंड स्टार्वेशन इन गजा। 2 स्टेट सॉल्यूशन ही सबसे बेहतर रास्ता है गजा में इस जंग को ख़त्म करवाने और लोगों की मुश्किलों को दूर करने और भुखमरी को गजा में बंद करने का। 2 स्टेट सॉल्यूशन के साथ अब बहुत से लोग कहते हैं नहीं, अकेला फ़लस्तीन बनना चाहिए, इसराइल कोई मुल्क नहीं। बनवा लो, जाके कर लो, जाके आप चले जाओ। इसराइल की आबादी और इसराइल जैसे मुल्क को आप क्या नक्शे से मिटाने का ख्वाब देख रहे हैं? हो जाएगा आज के दौर में, जिसने गजा मिटा दिया। हकीकत में रहना सीखिए, धतूरे को छोड़ दीजिए सर। बड़ी बुरी लगती हैं बातें, आपको नहीं बताता। लोग आपसे जिंदाबाद फ़लस्तीन ये वो वगैरह करवाएंगे, नहीं, हकीकत को समझिए। जॉर्डन टाइम्स की खबर है कि जॉर्डन की तरफ से फिर एक नया काफिला ह्यूमैनिटेरियन एड से भरा और ख़ास तौर से खाने के सामानों से वो गजा में पहुंचा। JHCO जो इनकी जॉर्डेनियन हाशिमत करके ऑर्गेनाइजेशन है, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके थ्रू ये सब मदद का सामान गजा के लोगों को पहुंचाया जा रहा है, दिया जा रहा है जॉर्डन की तरफ से, उसके कुछ और दर्जन ट्रक्स वहाँ गए। जॉर्डन एक अरब मुल्क है, इसको गालियाँ पड़ती हैं कि ये मिले हुए हैं इसराइल से, लेकिन फ़िलहाल आजकल इन्हीं की तरफ से मदद का सामान जा रहा है और हो सकता है आगे भी जाता रहे। संडे की शाम में 31 ट्रक जिसमें फूड आइटम्स लोड थे, ये काफिला यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ मिलकर JHCO जॉर्डन की जो हाशमत ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब दोनों ने मिलकर उनके ताउन से ये गजा में पहुंचा है। खैर, आगे बढ़िए सर। अनादोलू की हेडलाइन देख लीजिए। इसराइल की एक एयर स्ट्राइक ने अल जज़ीरा के 2 करस्पॉन्डेंट्स को कत्ल कर दिया और इसमें सिर्फ जो टोटल जो जर्नलिस्ट मारे गए हैं वो 6 हैं, इनमें 5 अल जज़ीरा के बताए जा रहे हैं। और ये एक टेंट पर एयर स्ट्राइक हुई, शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स जो है गजा सिटी में, वहाँ पर ये सब लोग वहाँ पर न्यूज़ को कवर कर रहे थे। अनस अल शरीफ लेफ़्ट में जो हैं छोटे से दिख रहे हैं, 28 साल के थे। मैं हमेशा यही कहता था कि ये बच जाएँ। बहुत डेयरिंग रिपोर्टिंग करते थे। मैं जानता हूँ एक रिपोर्टर की ज़िंदगी क्या होती है। हर वक्त कभी भी फ़ोन बजता है, कॉल असाइनमेंट आ जाता है, जाइए वहाँ पर जाइए, ये हो गया है, वो हो गया है। अनस ने कल रात अपना फ़ोन बंद किया था, अपने सारे सीनियर्स बाकी साथियों से कह के कि मैं कई हफ्तों से सोया नहीं हूँ, ये आराम मुझे चाहिए ताकि मैं आगे काम कर सकूँ। एक रिपोर्टर की ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है। हम घर बैठकर, आप घर बैठकर आसानी से कह सकते हैं क्या रिपोर्ट है, क्या दिखाया है, कुछ नहीं।
उसके लिए उसने कितनी परेशानियां उठानी पड़ती हैं वो रिपोर्टर जानता है। और हमेशा कभी दंगा हो, कभी बाढ़ आ जाए, कभी तूफान है, कहीं आग लगे, वो खड़ा हुआ है। लोग जहाँ से बचकर भाग रहे हैं वो वहाँ खड़ा रहता था। और अनस तो बमबारी के बीच खड़े रहते थे, इनके पीछे बम गिर रहे होते थे। अनस के बच्चे हैं, बीवी भी है, अब अनस नहीं है। अनस अपने साथियों के साथ इस दुनिया से रुखसत हो गए। वो गज़ा की सच्चाई दुनिया तक पहुंचा रहे थे। अल जज़ीरा के एंकर का भी गला भर आया जब वो अनस के बारे में बात कर रहे थे। इन 6 लोगों में अनस ही सबसे ज़्यादा फेमस थे और उन्हीं की दुनिया में चर्चा हो रही, लेकिन बाकी 5 को भी हमें भूलना नहीं चाहिए। वो सब भी गज़ा की सच्चाई दुनिया के सामने ला रहे थे। अनस के साथ इस तस्वीर में जो दूसरे खड़े हैं वो मोहम्मद कारिकिया है। ये भी अनस के साथी थे और ये भी कत्ल कर दिए गए। मैं शहीद इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि इनके हाथ में बंदूकें नहीं थीं, ये लड़ नहीं रहे थे, इन्हें कत्ल किया गया जानबूझकर, क्योंकि गज़ा सिटी में ऑपरेशन शुरू होने वाला है इसराइल का, और ये लोग और सच्ची तस्वीरें बाहर ला सकते थे उससे पहले इन्हें मार दिया गया। कल ही नेतन्याहू ने कहा था हम चाहते हैं इंटरनेशनल जर्नलिस्ट गज़ा में आए, उससे पहले गज़ा के जर्नलिस्ट को ख़त्म कर दिया ताकि उस हमले का सच और हैवानियत भरी तस्वीरें दुनिया के सामने ना आ पाएं। इसके अलावा बेशर्मी से आईडीएफ ने क्या लिखा है, इजरायली डिफेंस फोर्स ने अनस जमाल अल शरीफ, उनका फोटो लगाया जेरूसलम पोस्ट की इस हेडलाइन में। देखिए क्या उनका आईडी नंबर इन्होंने डाल रखा था, मिलिट्री आईडी नंबर भी डाल रखा था, मिलिट्री आईडी नंबर भी। सोचिए, ये 3 दिसंबर 1996 को पैदा हुए थे और कहते हैं कि हम आईडीएफ के पास जानकारी कि हमास के साथ ये जुड़े हुए थे और हमास से जुड़ने की तारीख है 3 दिसंबर 2013। समझ रहे हैं, यानी 17 साल की उम्र में। कहा कि ये हमास की ईस्ट जबालिया बटालियन का मेंबर था और हेड था टेररिस्ट सेल का हमास की गाइडेड रॉकेट प्लाटून में, और बस जर्नलिस्ट के तौर पर काम करता था दिखावे के लिए। तो आईडीएफ ने कंफर्म किया है कि अल जज़ीरा के जर्नलिस्ट को हमने मारा है क्योंकि वो हमास का मेंबर था। इससे गंदी भद्दी जलालत भरी दलील क्या हो सकती है? आप जिसको मार दें और जिस पर दुनिया में घिरें, उससे पहले ही दलील दे दो वो तो बदमाश था, हमने एनकाउंटर कर दिया। यही हो रहा है। Resistance movement condemn Israel's massacre of journalists in Gaza, call for accountability. What accountability you are talking about? Resistance movement ने condemn किया है, मजम्मत की है इसराइल के इस हमले की जिसमें जर्नलिस्ट मारे गए हैं, और कहा है कि जवाबदेही तय हो। आगे बढ़ते हैं सर। जर्मनी ने इसराइल को हथियार एक्सपोर्ट करने का जो फैसला किया था उस पर वहाँ के जो चांसलर मर्ज हैं उन्होंने कल रात इंटरव्यू में दोबारा बात की, और इस बार उन्होंने अपने मुंह से कहा कि हमने जो हथियार एक्सपोर्ट का फैसला लिया है बैन करने का इसराइल को, वो गज़ा में जो अपना प्लान, अपना मिलिट्री एग्रेशन बढ़ा रहा है इसराइल, उसके मातहत लिया है। पहले खबर आए और ये भी कि हमारे हथियार यूज़ हो सकते हैं कत्ल गारत में, अब जो मिशन आने वाले हैं। तो जब वी कैन नॉट डिलीवर वेपन्स इनटू अ कॉन्फ्लिक्ट दैट इज नाउ बीइंग परस्यूड एक्सक्लूसिवली बाय मिलिट्री मीन्स, वी वॉन्ट टू हेल्प डिप्लोमेटिकली एंड वी आर डूइंग सो। क्या हम अपने हथियार कॉन्फ्लिक्ट जोन में नहीं दे सकते, ऐसा जिसमें सिर्फ मिलिट्री पर्पस हल करना हो। अब जो मतलब सब ये मान रहे हैं कि इनका बदला तो गज़ा के साथ पूरा हो गया, तो भैया लड़ काहे रहे हो? सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर और ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी ने गज़ा के डेवलपमेंट्स को लेकर बातचीत की है। क्या बातचीत हुई है नहीं पता है। अशरक अल अवसत ने इस बारे में, जाहिर सी बात है कि इन हमलों को लेकर फिक्र और जो गज़ा में भुखमरी है उसको लेकर फिक्र जताई गई, लेकिन असली क्या बात हुई है ये अखबार में नहीं आई है। ईरान में एक बार फिर IAEA अपना डेरा जमाने जा रहा है, और IAEA की चीफ हैं ग्रॉसी के जो डिप्टी हैं पोस्ट वाइज, वो आज तेहरान जा रहे हैं। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने खुद इसके बारे में मालूमात दी है, और उन्होंने कहा है कि वो तेहरान में आज हमारे जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के डेलीगेशन उनसे मुलाकात करेंगे, बल्कि जो मेंबरान हैं उनसे मुलाकात करेंगे। दूसरी हेडलाइन प्रेस टीवी की कहती है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने क्लियर किया है
कि IAEA ऑफिशियल ड्यू इन तेहरान नो न्यूक्लियर साइट्स इंस्पेक्शन प्लांट, कि IAEA के जो ऑफिशियल हैं वो तेहरान आ तो रहे हैं, लेकिन इसमें किसी न्यूक्लियर साइट का इंस्पेक्शन इंक्लूड नहीं है। वो आएंगे, फ्रेमवर्क पर बात होगी, लेकिन हम अपनी किसी न्यूक्लियर अड्डे पर उनसे मुआयना करवाने नहीं ले जाएंगे। न्यूक्लियर साइट पर अभी भी रिस्ट्रिक्शन है उनके जाने के। तुर्की में कल रात 6.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, 6.1 6.1 शिद्दत का ज़लज़ला भूकंप आया कल तुर्की में, और बड़ी तबाही हुई, बड़ी इमारतें गिरी, ये बताया गया है। और ये ज़लज़ला जो आया वो 200 किलोमीटर दूर था इस्तांबुल से। तुर्की की डिसास्टर इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ने ये कहा कि वहाँ पर रात 7:53 पर, हमारे यहाँ और ज़्यादा टाइम हो रहा था, बल्कि कम ही हो रहा था, तब ये अर्थक्वेक आया। और इसके आफ्टर शॉक्स भी आते रहे जो कि 4.6 के शिद्दत के थे। और एंड अर्ज सिटीजन नॉट टू एंटर डैमेज बिल्डिंग्स, कई बिल्डिंग्स डैमेज हुई हैं, जिसके बाद लोगों से कहा गया कि उनमें वापस ना जाएं। सेवरल बिल्डिंग्स कोलैप्स्ड इन बाल्किसर प्रोविंस आफ्टर द क्वेक, सेवरल बिल्डिंग, कई बिल्डिंग्स इस ज़लज़ले में तबाह हुई हैं। बाल्किसर एक रीजन है वहाँ पर। हमारे हिंदी मीडिया ने इससे कैसे हेडलाइन बनाई, ज़रा पढ़ा करें जब भी मुस्लिम देश में तबाही की खबर हो। तुर्की में 6.1 तीव्रता के भूकंप ने मचाई तबाही, नवभारत टाइम्स की है। कई इमारतें और 2 मस्जिदों की मीनारें गिरी, 1 की मौत। इन्होंने तो बड़े खबर की तरह लिख दी है। नवभारत टाइम्स को आप पढ़ा करें, बहुत सही से खबर लिखते हैं ये। ऐसी वाली खबरें आपको बहुत मिलेंगी, मस्जिदों की मीनारों वाली। और इसे पढ़कर ये ईमानदारी से लिखते हैं, इसे पढ़कर कई बीमार और बेईमान टाइप के सी जमात के लोग, जो सी टाइप की लीडरशिप को पसंद करते हैं, बहुत खुश होते हैं। अरे वाह, मस्जिद की मीनार गिर गई। मैं कह रहा हूं ना, आज से मैं अग्रेसिव हूं, सी कैटेगरी की, आप जो समझ रहे हो वो नहीं, तो वो बहुत खुश होते हैं। उनकी लीडरशिप भी वैसी ही है जिन्हें वो पसंद करते हैं, नफरत से भरे हुए लोग। इंडिया टीवी की हेडलाइन देखिए, तुर्की के बालिकेसर में आए भूकंप से मची तबाही, 1 शख्स की मौत, ताश के पत्तों की तरह ढह गई इमारतें। चलिए छोड़िए, सूडान की खबर ले लेते हैं। सूडान में हालात कोई अच्छे नहीं हैं। आप गज़ा को देख रहे हैं, फ़लस्तीन को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आज आपका बड़ा अटैचमेंट है। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत दानिशमंद और दानिश्वर और बड़े पहले से एक्टिव लोग हैं जो जानते हैं फ़लस्तीन को, मुझसे ज़्यादा जानते होंगे। लेकिन जो आज लोग जुड़ गए हैं, उन्हें सूडान के बारे में भी पढ़ना चाहिए। वहाँ भी भुखमरी का आलम है, और अल-फाशिर जो है, वहाँ पर भुखमरी से 63 लोगों ने अब तक 1 हफ्ते में दम तोड़ दिया है। ये गज़ा से भी ज़्यादा भयानक आंकड़ा है। 63 लोगों ने भूख से दम तोड़ दिया 1 हफ्ते के अंदर, हेल्थ ऑफिशियल्स ने कहा है। तो दुआ में सबको याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, खुश रहें। कहीं कोई गलती हो गई हो तो माजरत, जानबूझकर नहीं करता, ज़बान इधर उधर कभी कभी हो जाती है जब हम लाइव होते हैं।